हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक और सुबह, एक और नई चुनौती और एक और कदम यूपीएससी के सफर में आगे बढ़ने का। हर दिन जब आप ये वीडियो देखते हो तो समझ लीजिए कि आप उन कुछ लोगों में से हो जो सपने को सच बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत का ही तो सबसे बड़ा सिलसिला है करंट अफेयर्स की कंसिस्टेंट तैयारी। आज के सेशन में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हेडलाइन से लेकर यूपीएससी के मेंस के सिलेबस तक डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। एकेडेमिया और रिसर्च कल्चर का फ्यूचर क्या होगा? क्या हमारे यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नीचे दब रहे हैं, या इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल एसेट्स, एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन या एक रेगुलेटरी नाइटमेयर? और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की नेवल पार्टनरशिप की नए जियो स्ट्रेटेजिक चैप्टर को जन्म दे रही है सीधा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया दुनिया की छोटी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है? ईच ऑफ दिस टॉपिक इज इन जस्ट अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसए पेपर में सारे आप आइडियाज और रिफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। दिस इज मी सुप्रिया। वेलकम टू वरांडा आईएएस current affairs session. Let's begin. So let's begin with today's topic. In recent years, we have seen a boom in disciplinary derivatives. Think of courses like data science, forensic psychology, sports medicine, etc. These subjects sound modern and futuristic, but many of them, they are born out of core fields like statistics, biology, psychology, yet they often lack the foundational depth and scientific temper those original discipline offers. Such courses are aggressively marketed, promising epistemic depth and scientific rigor, but in reality, they may skip the fundamental building blocks of the science. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट स्टडिंग डेटा साइंस may not have strong grounding in mathematics or statistical theory. A course in sport medicine might miss out on core anatomy and physiology unless it is rooted in biomedical science. अगर इसका historical context if I have to give you, post-industrial revolution, education was shaped to suit bureaucratic and factory-based system. Now here the idea was to create a trained workforce, not thinkers. In colonial era as well, education was a road-based, designed to produce clerks, not innovators. And post इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो एक एम्फोसाइज कर रहे थे कोर डिसिप्लिन को, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। बट अभी जो लेट 20th सेंचुरी में देखा हमने, मार्केट फोर्सेस began shaping the curriculum. And that's when the new age interdisciplinary and vocational courses began flooding this place. अगर आप किसी भी नए कोर्स का पोस्टर देखोगे, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, फोरेंसिक काउंसलिंग या एआई इन हेल्थ हो गया, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि इनमें वो स्पेसिफिक बेस है जो एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन देता है। बिना फंडामेंटल समझे अगर कोई कोर्स चलाया जाए तो ना स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और ना साइंटिफिक एटीट्यूड हो जाता है। तो ये सिर्फ एक बज़वर्ड बन गया है। यूपीएससी के सिलेबस में एक टर्म है साइंटिफिक टेम्पर। तो अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो वो तभी आता है साइंटिफिक टेम्पर जब हम डेप्थ के साथ किसी सब्जेक्ट को समझें। सिर्फ सरफेस लेवल का प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड और वो कुछ काम का भी नहीं होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आजकल चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। अभी ये मैटर इसलिए कर रहा है कि अभी हम देखने को मिल रहा है बहुत ही एडमिशंस में बूम हो रहे हैं। डेटा साइंस, साइबर साइकोलॉजी, they are witnessing massive enrollments. Why? Because they sound futuristic and job friendly. But there's a catch here. Without scientific grounding, these fields turn into job-oriented hype machines with short shelf life. Employability over knowledge अगर की बात करें तो most students and their parents see this focus, ये जो focus होता है कोर्स चूज करने का, ये उनको लगता है कि एक शॉर्टकट है जॉब ढूंढने का। तो आप देखो, शुड एजुकेशन में इंस्टेंट जॉब्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग? आप सोचिए। इफ यू टॉक अबाउट एकेडमिक कंसर्न्स, दिस बूम क्रिएट्स अ सुपरफिशियल एकेडमिक एनवायरनमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया या फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स स्किप करना। यूनिवर्सिटीज जो है compete करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कुछ करना, that way. When we come to the ethical dilemma here, should universities promote every market driven trend, or are they still knowledge hubs और बिकमिंग अ डिग्री फैक्ट्रीज? जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को देखते हो
जब हम सोचते हैं कि ये जो इशू है एडमिशन्स का, एडमिशन के नंबर का, तो यूनिवर्सिटी जो है उस वेव को कैश करने लग जाती है, इफ यू हैव सीन। लेकिन जब लर्निंग का मकसद सिर्फ प्लेसमेंट बन जाएगा तो हम फाउंडेशनल डेप्थ को भूल जाएंगे, इवन द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एडमिशंस। यानी कि सोसाइटी के लिए थिंकर्स और रिसर्चर्स बनाना वो डाइल्यूट हो जाएगा। एथिक्स ये कहता है कि एजुकेशन का फोकस सिर्फ मार्केट डिमांड नहीं बल्कि एक सामाजिक और विकासात्मक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फ्यूचर implications of all this in this pyramid structure. This highlights both the risk and potential of our disciplinary derivatives. If we talk about bottom market driven education की बात करें तो ये बहुत ही risky zone है. In the current trend of hyped up market driven courses continuous with a scientific grounding, education could become purely very commercial, just selling degrees and credentials. So इससे क्या होगा? It leads to technical credentialism without depth, and graduates who are not research ready और civically aware ready करेंगे हम लोग। If we talk about middle interdisciplinary integrity, अब ये थोड़ा बैलेंस्ड जोन है जहां पे if institutions can balance market needs with academic rigor, इंडिया को डेवलप प्रोफेशनल हु आर जॉब रेडी और जो इंटेलेक्चुअली रोबोस्ट हो। इफ वी टॉक अबाउट द टॉप, it is a potential for transformation. If we ground this new age courses in a very critical thinking, inquiry and scientific methods, they could actually transform education, making it a tool for a real social impact. अगर ये ट्रेंड बिना एकेडमिक कंट्रोल के चलता रहा तो एजुकेशन सिर्फ एक बेचने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जहां सिर्फ डिग्री मिलेगी लेकिन नॉलेज नहीं। तो ये स्टूडेंट्स को ना रिसर्च के लायक बनाता है, ना सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेकिन अगर ये नए कोर्सेज जैसे एआई, ब्लॉकचेन, फॉरेंसिक टेक एक्सेट्रा को हम लोग एक क्रिटिकल थॉट और साइंटिफिक मेथड के साथ डिजाइन करेंगे तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकता है। यानी कि मार्केट के डिमांड के साथ एकेडमिक इंटीग्रिटी का बैलेंस बना होगा। तो इससे ये बैलेंस से एजुकेशन की एक सामाजिक परिवर्तन को हम एक बहुत ही पावरफुल जरिया बना सकते हैं। यू कैन मेक education as a base of a growth and development for our country. So let's now turn to a very critical and a sensitive issue, the decline of university autonomy in India. Traditionally, universities were meant to be the cradles of independent thought, जो डिसेंट हो गया या साइंटिफिक रिसर्च। तो ये वही जगह थी जहां से नए विचार निकलते थे, जहां से पॉलिटिकल रिवोल्यूशन और सोशल चेंज की शुरुआत होती थी। यूनिवर्सिटीज वेरंट जस्ट कैंपसेस, दे वर इंटेलेक्चुअल पावर हाउसेस। बट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट एनाटॉमी एंड पब्लिक सर्विसेज। अब ये जो नेहरूवियन विजन था, सो एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड नॉट अ कमोडिटी। अगर इसके दौरान आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दिया गया था। देन केम द रेगुलेटरी एरा, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, if we talk about यूजीसी के बारे में जो 1956 में हुआ था, तो गोल वाज टू एंश्योर इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। बट ओवर टाइम ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और आज का सिचुएशन ये है कि कभी सिलेबस, फैकल्टी रिक्रूटमेंट और इवन वीसी अपॉइंटमेंट्स तक में पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स होते हैं, अंडरमाइनिंग द कोर स्पिरिट ऑफ द हायर एजुकेशन। एंड नाउ वी आर फेसिंग अ करंट क्राइसिस, a crisis of politicization and over bureaucratization। ये हमारा आज का नया क्राइसिस है। जब यूनिवर्सिटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करते हैं तो ना रिसर्च फ्लरिश करता है, ना एकेडमिक डिसेंट होता है। दिस वीकन्स डेमोक्रेसी इटसेल्फ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर द लास्ट स्पेस ऑफ अ फ्री थॉट इन एनी सोसाइटी। आप सोच के देखिए कि इन पे ही अगर दूसरे कंट्रोल करेंगे तो द थॉट प्रोसेस आवर यूथ इज गोइंग टू हैव इटसेल्फ विल बी अफेक्टेड। हम लोग ये टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज का रोल क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द थीम वेयर डायरेक्ट क्वेश्चंस कम। ऐसे में भी आप यूज कर सकते हो दिस थीम कि फ्रीडम इन एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, या मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे ये इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस का बात हो,
You can mention this evolution of our education system. यूनिवर्सिटी का जो भी evolution हुआ है, you can mention this एक framework की तरह. So अभी बात करते हैं the real world challenges universities are facing today in maintaining their autonomy. And as you see, they are not just academic but deeply political and structural. If we talk about funding tied to ideology, in many cases today, universities are being pushed to align with dominant political narrative. यानी कि अगर आप रूलिंग आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते हैं तो आपका या तो फंडिंग लूज होगा या आपकी ऑटोनॉमी पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है. सो दिस इज वन चैलेंज. तो ये क्या करेगा? दिस अंडरमाइंस इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ एनी एकेडमिक फ्रीडम एंड इट टर्न्स नॉलेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर. If we talk about bureaucratic control जो कि बहुत ज्यादा है, administrative interferences की बात करें तो especially when educational institutions are headed by non-academic bureaucrats leads to slow decision making, red tapeism and policy paralysis. Bureaucracy और education का रोल अलग होता है, लेकिन जब academics को autonomy नहीं मिलती तो innovation dead हो जाएगी वहां पे. If we talk about creative crisis, अगर उसमें देखोगे तो नॉलेज इकोनॉमी होती है, डिपेंड्स ऑन इनोवेशन, रिसर्च एंड फ्री इंक्वायरी. बट द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रगलिंग ऑन दिस फ्रंट, क्योंकि जब क्लासरूम में सवाल करने की कल्चर खत्म हो जाएगी तो रिसर्च सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा, ऑन द पेपर्स ओनली. तो नो क्रिएटिविटी, कोई नोबेल प्राइजेस नहीं. इट्स एज सिंपल एज दैट इक्वेशन. If we talk about the fourth one, private university pressure. Private universities जो है potential रखते हैं to reform things, but they face two challenges. एक होता है उनका commercial pressure to please the investors and moral responsibility to uphold the academic values. But इसमें क्या होता है? Institutions liberal thought और autonomy के लिए space बना सकते हैं, तो वो real change maker बन सकता है. ये थीम हम डायरेक्टली लिंक करेंगे GS2 के अंडर इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड गवर्नेंस. ये चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं GS2 के थीम में. लेट्स नाउ टॉक अबाउट अ लिटिल बिगर पिक्चर हियर. What would happen if we restore autonomy and fix the ideological and bureaucratic pressure in our universities? हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करेंगे तो इंडिया वांट्स टू बी अ ग्लोबल नॉलेज हब, but you cannot rank globally if your campuses aren't free to think freely. जब गवर्नेंस बैलेंस्ड होती है तो एकेडमिक लीडरशिप के हाथ में होती है, तो तभी इनोवेशन फ्लरिश करता है. दैट्स हाउ इंस्टीट्यूशंस लाइक MIT और ऑक्सफोर्ड की जो रैंक है वो हाई है, नॉट बिकॉज ऑफ फंडिंग बट बिकॉज ऑफ द फ्रीडम दे हैव. If we talk about the research excellence, if we move away from the ideology, it will, वो रिसर्च आउटकम्स जो होते हैं वो फंडिंग से लिंक्ड करेंगे. एक ट्रू एकेडमिक मिशन को हम लोग नहीं हासिल कर पाएंगे. अब ये सब तभी पॉसिबल होगा जब स्कॉलर्स को अपने रिसर्च के टॉपिक्स खुद चूज करने का स्पेस दिया जाए, बिना किसी पॉलिटिकल या कमर्शियल दबाव के. If we talk about collaborative innovations, when public-private institutions collaborate under the umbrella of academic freedom, we get the best of both the worlds. Efficiency from the private sector and inclusiveness from the public model. अब ऐसे एक सिस्टम में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रो करता है और यूनिवर्सिटी सिर्फ सिलेबस को फॉलो अप करने की जगह पे न्यू नॉलेज जनरेट करने वाले स्पेसेस बन जाएंगे. अब इस एक्सप्लेनेशन का बॉटम लाइन ये होगा कि इफ ऑटोनॉमी इज नॉट रिस्टोर्ड, इंडिया विल लूज इट्स ब्राइटेस्ट माइंड टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज. इट्स रैंकिंग विल सफर एंड कैंपसेस विल बिकम इको चेंबर्स. लेकिन अगर हम रिफॉर्म्स लाते हैं, एकेडमिक फ्रीडम, आउटकम बेस्ड फंडिंग कराते हैं और कोलैबोरेटिव कल्चर्स रखेंगे, तो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है दुनिया का बेस्ट मॉडल के साथ एक हम लोग compete कर पाएंगे. Moving to our third issue today, we'll try and understand how virtual digital assets like cryptocurrencies evolved in India's regulatory landscape. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी तीनों का इंटरसेक्शन देखने को मिलता है. अगर हम इनिशियल कंसर्न्स देखेंगे तो RBI के जो है 2013 से अर्ली वार्निंग कर रहा है. इंडिया सेंट्रल बैंक फर्स्ट raised a red flag about cryptocurrency like Bitcoin in 2013. कंसर्न ये था कि ये एसेट स्पेक्युलेटिव है, इलीगल एक्टिविटीज के लिए मिसयूज हो सकता है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को कोई मैकेनिज्म नहीं है.
इसीलिए आरबीआई ने क्लियरली कहा प्रोसीड विद कॉशन। अब आरबीआई ने जो है 2018 को इसमें बैन कर दिया। It issued a circular banning all regulated financial institutions from dealing with virtual digital assets। यानी बैंक को मना कर दिया गया कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस बैन का इम्पैक्ट ये था कि इंडिया क्रिप्टो इकोसिस्टम ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया डिस्पाइट ग्रोइंग पब्लिक इंटरेस्ट। When Supreme Court ruling came in 2020, they became a landmark judgment। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरबीआई का बैन डिस्प्रोपोर्शनेट है और उसने ये बैन स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने बोला कि जब तक कोई लॉ नहीं है ऐसे स्वीपिंग बैन्स फ्रीडम टू ट्रेड के खिलाफ होते हैं। यानी रेगुलेटरी क्लैरिटी का जो क्राइसिस है वो और भी ज्यादा गहरा हो गया यहाँ पे है ना। तो टैक्स मेजर्स की बात करें जहां पे 2022 में गवर्नमेंट ने एक मिडिल पाथ चुना टैक्सेशन के थ्रू कंट्रोल। इट इंट्रोड्यूस्ड 1% टीडीएस ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर्स, 30% फ्लैट कैपिटल गेन्स रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट साइज। इसका मैसेज क्लियर था, वी डोंट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर बट वी विल टैक्स इट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेगुलेशंस और बैन में फर्क होता है। बैन इज इलीगलाइजेशन, नो, उससे बैन का क्या होता है, इलीगलाइजेशन, वो कंट्रोल में आता है। और इंडिया अभी इस एक डिजिटल रिवोल्यूशन के बीच में खड़ा है जहां बैलेंस बनाना होगा बिटवीन innovation and security. So as we have seen, the virtual digital asset space is growing very rapidly, but without strong regulatory frameworks, it's like driving a Ferrari on a muddy village road। मतलब उसका बहुत जरूरी होता है कि रेगुलेशन को ऑप्शनल नहीं, एक इसेंशियल प्रायोरिटी पे करना। जैसे अगर आप बात करेंगे सर्कमवेंशंस ऑफ कंट्रोल की, आरबीआई ने बहुत बार बोला कि आप कॉशन में रहना, बट मेनी प्लेटफॉर्म स्टिल ऑपरेट यूजिंग वीपीएन एंड मिरर साइट्स। अब ये जो है लूपहोल होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही रिस्की बन जाता है। यूजर्स इन्वेस्ट इन क्रोर्स, बट अगर प्लेटफॉर्म ही वैनिश हो गया तो कोई लीगल रेमेडी नहीं है इसके लिए। अगर हम कंज्यूमर टैक्स एंड सिक्योरिटी रिस्क की बात करें तो ये जो क्लियर रेगुलेशन है वो हार्म करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात आएगी, क्रिप्टो कैन फंड टेररिज्म, राइट, तो और इलीगल एक्टिविटीज भी, तो इट बिकम्स अ थ्रेट। टैक्स कंप्लायंस की बात करें तो लार्ज जो ट्रेड्स हैपन होते हैं नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म से होते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू तो लीक हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो 2500 करोड़ तक लगभग उसका टैक्स जो था, उतना अमाउंट का सिर्फ 15 मंथ्स में लॉस्ट हो गया ड्यू टू दिस अनरेगुलेटेड ट्रेड। आप अगर बात करेंगे ग्रोइंग स्केल ऑफ द सेक्टर, ये वाले सेक्टर की, तो इंडिया का जो रिटेल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है वो अभी $6.6 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम दैट कांट बी लेफ्ट इन अ रेगुलेटरी ग्रे जोन। और ये नहीं है, by 2030 VDS and to generate up to 8 lakh jobs। तो so clearly this is not a fringe set class anymore। ये एक बहुत ही full scale economic sector बन रहा है, it needs to be treated like one। अगर हम ग्लोबल कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो हमारे जो CoinDCX या WazirX जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वॉलंटरली फॉलो FATF गाइडलाइंस। वो इंश्योर करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंप्लायंट करेंगे, या साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे तो उनमें भी एक सही पॉलिसी डायरेक्शन मिले तो इंडियन प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज सिंपल है, क्रिप्टो को या तो बैन कर दो पूरा या फिर उसका क्लियरली रेगुलेट करो, लेकिन एम्बिग्विटी से सबसे ज्यादा नुकसान जो है जो हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका हो जाता है। So let's now look at the forward looking aspect। What happens if India chooses to regulate the virtual digital assets? वो अगर स्मार्टली अगर करना हो तो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। रिस्क विदाउट रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन एब्सेंट रहा तो 3 मेजर खतरे सामने आते हैं। एक होगा टैक्स इवेशन, फिर होगा कैपिटल फ्लाइट जो होता है यानी पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट हो जाता है अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस में, और सबसे बड़ी बात है एक बहुत ही लीगल वैक्यूम बन जाएगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अराउंड। मतलब स्कैम हो जाए तो यूजर के पास कानूनी सुरक्षा भी नहीं है इसके लिए। अगर हम इनोवेशन पोटेंशियल की बात करें, if you see on the flip side, if India adopts a clear forward-looking regulatory framework, ये जो digital assets है can actually drive innovation, Web3 startup, blockchain-based financial products,
एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होते हैं, ये सब फॉस्टर हो सकते हैं। ये एक सिलिकॉन वैली स्टाइल इनोवेशन क्लाइमेट क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये जो सेक्टर है, दिस इजंट जस्ट अबाउट कोडिंग और माइनिंग क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स का एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनेगा जहां पे जॉब्स क्रिएट करेगा, साइबर सिक्योरिटी में करेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस में करेगा, लीगल कॉम्प्लायंसेस में करेगा, एक्सेट्रा। एंड इवन एआई एंड मेटावर्स प्रोडक्ट डिजाइन जो होते हैं उसमें भी जॉब्स है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं लैक्स ऑफ जॉब अक्रॉस फिनटेक एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज, एंड इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइडर इन दिस फील्ड। अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, यहाँ इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है टू बिकम अ रेगुलेटरी थॉट लीडर इन द वेब3 वर्ल्ड। जैसे एस्टोनिया ने ई गवर्नेंस में या सिंगापुर ने फिनटेक पॉलिसी में जो लीड किया ना, वैसे ही इंडिया भी एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क एक्सपोर्ट कर सकता है। सो लेट्स नाउ टेक अ लुक ऑन अ की डेवलपमेंट इन इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी, a joint naval exercise between India and European Union. अब दिस इज नॉट जस्ट अनदर रूटीन एक्सरसाइज, यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करेगा डीपर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक थिएटर। अभी जब बात करेंगे, ये जो नेवल ऑपरेशंस होते हैं, ये एक्सरसाइज एम करते हैं टू स्ट्रेंथन इंटरऑपरेबिलिटी, यानी दोनों नेवीज के बीच में कम्युनिकेशन और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, एंड ऑल्सो पोस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया अपने नेवल डिप्लोमेसी के थ्रू एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, स्पेशली इन रीजन्स लाइक वेस्टर्न इंडिया, इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन। अगर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन एंटी पायरेसी ऑपरेशन, और इंडिया का इसमें पार्टनरशिप दिखाता है कि हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में इंटरेस्टेड नहीं है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी कर रहे हैं जहां पे जरूरत होगी। अगर हम हिस्टोरिक पोर्ट कॉल की बात करेंगे, जो यूरोपियन यूनियन का वॉरशिप है ESPS रेना सोफिया एंड ITS एंटोनिया मार्सिलिया, मेकिंग अ फॉर्मल पोर्ट कॉल इन मुंबई अंडर EU aegis is a symbolic milestone for us। ये पहली बार है कि यूरोपियन यूनियन के अंडर किसी नेवल ग्रुप ने इंडिया के पोर्ट पे ऑफिशियल विजिट किया हो। दिस शोज द मैच्योरिंग ऑफ इंडियन यूरोपियन यूनियन डिफेंस टाइज, एंड इट्स अ सॉफ्ट असर्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन प्रेजेंस इनटू इंडो पैसिफिक अफेयर्स, जहां इंडिया एक सेंट्रल मैरीटाइम पावर बन चुका है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स ये है कि एक्सरसाइज का स्ट्रेटेजिक मैसेज ये होता है, इंडिया नाउ प्रेफर्स मल्टीलैटरल नेवल एंगेजमेंट्स, नॉट जस्ट बायलैटरल वंस। सो ये हमें एम्फसाइज करेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, सागर डॉक्ट्रिन को, जो हमारे लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट इज इजियर व्हेन वी एक्सप्लोर द पास्ट ट्रेजेक्टरी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो कोऑपरेशन है, इट इज न्यू, इट इज रूटेड इन कॉमन कंसर्न्स ओवर पायरेसी, मैरीटाइम ऑर्डर, रीजनल स्टेबिलिटी। अगर हम अटलांटा की ऑपरेशन की बात करें, तो दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय EU नेवल फोर्सेस इन 2008 टू कॉम्बैट सोमाली पायरेसी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। तब से लेकर आज तक जो है, नेवल फोर्सेस ने उनके 1000 से ज्यादा मिशन कंडक्ट किए हैं, स्कॉटिंग शिप्स, प्रिवेंटिंग हाईजैक्स एंड सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड। अब ये दिखाता है कि यूरोप को ज्योग्राफिकली इंडियन ओशन से दूर है, तो वो भी इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी डायनामिक्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया का जो एंटी पायरेसी एफर्ट रहा है, इट हैज बीन कंडक्टिंग एंटी पायरेसी पेट्रोल्स इंडिपेंडेंटली एंड विद पार्टनर्स सिंस 2008। इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ एडन में मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया था, एंड इट हैज पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट पेट्रोल्स विद नेशंस लाइक फ्रांस, USA एंड जापान। तो इस तरह से इंडिया ने अपने नेवल प्रेजेंस को असर्ट करते हुए रीजनल स्टेबिलिटी का गार्डियन बनने का रोल प्ले किया। इंडियन EU की जो पार्टनरशिप है, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मली 2004 में शुरू हुई थी, लेकिन रियल बूस्ट मिला जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2025 के लॉन्च के बाद। अब फोकस सिर्फ ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, ग्रीन शिपिंग जैसे इश्यूज भी उसमें इंक्लूड किए जाए। तो हमेशा ये जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है, वो दिखाता है कि हमारा और यूरोपियन यूनियन का कोऑपरेशन एक सिंबॉलिक नहीं है, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रूफ है। कॉमन कंसर्न जैसे पायरेसी, सी लेन सिक्योरिटी और मैरीटाइम फ्रीडम, इन्हीं एफर्ट्स को एड्रेस करने के लिए बनाए हैं हमने।
So this exercise between India and European Union is more than just a military optics. ये मैसेज है, एक मैसेज है कि भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम बात करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे लिए एक रूल बेस्ड ऑर्डर है। दिस एक्सरसाइज इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चाइनाज असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक एरिया। इट्स अ सिंबॉलिक कमिटमेंट टू अ रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, जहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, को अपहोल्ड करने के लिए हर नेशन का एक शेयर्ड गोल होता है। तो ये अचीव कर सकते हैं हम। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर ये सिग्नल दे रहे हैं कि माइट इज नॉट राइट, लॉ इज। इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया ने हमेशा से एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन का रोल अदा किया। यानी हम सिर्फ अपनी कोस्टल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते, बल्कि स्मॉलर आईओआर नेशंस जो होते हैं उनको भी सपोर्ट देते हैं थ्रू लॉजिस्टिक, डिजास्टर रिलीफ एंड एंटी पायरेसी पेट्रोल्स। ये जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें इस इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। If we talk about the diplomatic ties and European Union Indo-Pacific strategies, this move also aligns with the European Union's formal Indo-Pacific strategy announced in 2021. अब इंडिया के साथ जो सिक्योरिटी डायलॉग और जॉइंट ऑपरेशंस होंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, उनकी प्रायोरिटी बन चुके हैं। इट ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जर मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी, जहां हम क्वाड और एशियान और यूरोपियन यूनियन के साथ पैरेलल टाइज मेंटेन कर रहे हैं। If we talk about strategic deployment through Western Naval Command, तो मुंबई बेस्ड वेस्टर्न नेवल कमांड जो है होस्टेड अ यूरोपियन यूनियन वेसल, जो अभी हमने बोला कि वहां पे ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो उनकी शिप हमारे पोर्ट में विजिट की है। This port call enhances interoperability, logistic understanding and way forward deployment capacity. इस एक्सरसाइज का जो असली एसेंस है, अभी हमने कुछ ये पॉइंट्स में जानने की कोशिश की। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ द डिप्लोमेसी, और हमें उसमें कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करना है, जो कि इंडिया कर रहा है। हमने देखा कि बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस ये रिश्ते का क्या है, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में अभी हमने नए से देखा। तो व्हाट लाइज अहेड इज इवन मोर स्ट्रेटेजिक। ये जो नेवल एंगेजमेंट है सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बट it's a seed for long-term geopolitical transformation. So let's decode some future implications of this cooperation. अगर हम बात करेंगे institutionalized dialogue की, तो one major benefit could be the formalization of naval communication channels between India and European Union. यही आगे चलकर ये cooperation सिर्फ one time event नहीं रहेगा। Regular Indian European के जो dialogues होते हैं वो होते रहेंगे। फ्रीक्वेंट ज्वाइंट पेट्रोल जो होते हैं इंडियन ओशन में, वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। वाइड शिपिंग एग्रीमेंट जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिल सकती है इसके चलते। दिस मीन्स बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड रैपिड क्राइसिस रिस्पॉन्स। अगर हम बात करेंगे एक्सपैंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की, तो दिस कुड इवॉल्व इनटू क्वाड प्लस मॉडल, जहां पे यूरोपियन यूनियन जॉइंस प्लेटफॉर्म लेड बाय इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडो पैसिफिक एरिया। अभी ये जो एक्सपैंडेड फ्रेमवर्क होगा, चाइना की यूनिलैटरल मैरीटाइम एम्बिशन को काउंटर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। इंडिया कुड आल्सो प्ले द रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन आसियान एंड क्वाड एंड द यूरोपियन यूनियन, क्रिएटिंग multi-layered security coalition. If we talk about the global maritime governance, India wants to be seen not just as a regional naval power, but a thought leader in maritime governance. From setting the norms for freedom of navigation to deep sea resources protection और एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स के लिए जो ग्लोबल वाटर्स में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इंडिया का क्लेम और ज्यादा क्रेडिबल बनाएगा। स्पेशली जो फोरम्स होते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे, उनमें एक रिफॉर्म लाएगा ये सारे डायलॉग्स में। ये जो डिप्लोमेसी है, इट इज नो लॉन्गर अबाउट जो वॉरशिप्स और ये सब, इट्स अबाउट पॉलिसी लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस एंड ग्लोबल विजिबिलिटी एज वेल। India, through such exercises, is shaping the new global maritime order. It is not just participating. So it becomes a very important news for us. Coming to a most hot topic of the day today, Bharat ek, India has become fourth biggest economy in the world. अब ये एक ऐसा हेडलाइन है जो मीडिया, स्पीचेस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में बार बार आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से। अभी हम लोग एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट इसको ऐसे देखेंगे, व्हाट डज दिस रियली मीन।
तो क्लेम ये है बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी कि हम लोग India has overtaken Japan in nominal GDP terms, that is GDP calculated at current market exchange rates. This makes India fourth largest economy after US, China and Germany. अब ये है एक symbolic milestone क्योंकि अब भारत जो है it's not just in population but also in economic footprint वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में. अब डिबेट ये है कि जीडीपी रैंकिंग सच में इकोनॉमिक वेलबींग या सोशल प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. नॉमिनल जीडीपी जो है measures total market value in dollar terms but doesn't account for cost of living or income distribution. पर कैपिटा जीडीपी जो होती है इंडिया की अभी भी लो है. मिडिल इनकम ग्रुप में हम अभी भी आते हैं. अगर हम ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स की बात करें, गिव मी 1 मिनट, तो ये हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी जैसे हैं वो अभी भी हमारे लिए चैलेंज ही है. सो व्हाइल देयर जीडीपी साइज इज राइजिंग, द रियल क्वेश्चन इज दैट ग्रोथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल. यूपीएससी लेंस से सोचा जाएगा तो जीडीपी बड़ा होना जरूरी नहीं होता. डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक साइज बढ़ जाना नहीं होता. इट्स ऑल्सो अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ease of doing business and public service delivery. I will try to explain you in a very normal term. अब ये ऐसी बात हो गई है जो हम वॉलेट बड़ा कर चुके हैं. अब उसमें पैसे कितने हैं वो नहीं, वो डेटा भी मतलब हम उसमें पीछे हैं, वी डोंट हैव मनी, ऐसी बात हो गई है. तो खाली साइज बड़ा है. To truly understand कि India as fourth largest economic claim, you must grasp the different ways of GDP is measured. अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है और मेंस के लिए एनालिटिकल भी आप यूज कर सकते हो. तो ये 3 की स्टेप्स हैं कि कैसे कंपैरिजन ऑफन मिसलेड होता है. नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री कैलकुलेटेड इन यूएस डॉलर्स यूजिंग करंट मार्केट एक्सचेंज रेट्स. अगर रुपी डॉलर के मुकाबले वीक होता है तो जीडीपी फिगर ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा इवन इफ आउटपुट हैजंट चेंज्ड. इंडिया का जो करंट रैंकिंग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी है. But this measure favors strong currency like US dollars, euros and doesn't adjust for cost of living. GDP at purchasing power parity. अब ये मेजर करता है कि एक कंट्री में लोग अपने इनकम से कितना खरीद सकते हैं. It adjusts for prices differences across country. So you get a more realistic picture of what income actually means. India is already the third largest economy in the world in PPP terms, just behind US and China. अब हम लोग ये जो PPP measure is especially relevant for comparing standard of living and the real economic capacity. If you talk about GDP per capita, this is the total GDP divided by the total population. अब ये बताता है कि एक व्यक्ति के शेयर में एवरेज इनकम कितनी आएगी. अब इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बहुत लो है, which is why India is classified as a lower middle income economy by World Bank despite overall size. अब ये misleading comparison इसलिए बन जाता है. The catch is the countries with large population like India or China often appear huge in absolute GDP, but when you divide it by population, picture बहुत ही अलग हो जाती है. Nominal GDP rankings can be misleading if you ignore currency strength, population size and purchasing power differences. अब इससे क्या होता है, GDP should never be the only metric for any policy or progress discussion. Only then we can think about getting some reforms और एक रियल डेटा के बारे में सोच सकते हैं हम लोग. ये जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इट्स ऑफन इन हेडलाइंस फॉर ऑल द राइट रीजंस. अब फास्टेस्ट ग्रोइंग, ओवरटेकिंग मेजर इकोनॉमीज, राइजिंग of the global GDP leader, etc., etc. But as aspirants, हमें ये भी समझना होगा कि GDP ranking सिर्फ आधा सच बताती है. Let's unpack both the achievements and the challenges of India's economic position today. अगर हम growth achievements की बात करें तो in 2022 India overtook UK to become the 5th largest
economy nominal GDP. By purchasing parity terms, India is already the third largest economy after China and US. Now, this reflects a massive domestic demand, resilience during COVID, and strong services and manufacturing sectors. ये एक symbolic victory भी थी हमारे लिए, especially overtaking the country that once ruled us. तो अगर हम बात करेंगे challenges की जो persist करते हैं, तो एक बात करेंगे इनकम इक्वालिटी जो है हमारी अभी भी सेम है. richest 10% in India hold nearly 60% of the wealth. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है सब तक नहीं पहुंच पा रहा है. हेल्थ और एजुकेशन की बात करेंगे तो ये जो गैप है वो देखने को मिला. इंडिया रैंक्स बिहाइंड मेनी स्मॉलर इकोनॉमिक्स लाइक वियतनाम, श्रीलंका एंड इवन बांग्लादेश ऑन सोशल इंडिकेटर्स. IMR, MMR लिटरेसी रेट होते हैं वो सारे लैग बिहाइंड करते हैं ग्लोबल बेंचमार्क से. If we talk about GDP per capita in PPP terms, according to IMF, India's per capita income is lower than Bangladesh, Vietnam, and Sri Lanka in PPP. This shows that high overall GDP doesn't translate into actual personal prosperity for most of the citizens. So अब इसको ऐसे समझते हैं कि simply celebrating our nominal GDP rise hides the deeper truth. Inclusive growth, social equity, and service delivery are the real benchmarks to identify such growth. Without improvements in health, education, and inequality, GDP growth remains top-heavy and very shallow. GDP जो है कोई भी इकोनॉमी के लिए it is a thermometer kind of thing. But the problem is it only measures temperature, health तो measure नहीं करता. तो इसलिए दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स अब कह रहे हैं कि हमें जीडीपी के बियॉन्ड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है. तो लेट्स explore the alternative indicators that gives us a very human-centric view of progress. अगर हम एजुकेशन लेवल्स की बात करेंगे तो मेट्रिक्स लाइक लिटरेसी रेट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन बिकम्स एसेंशियल. अगर यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए एजुकेशन एक बहुत ही बेस होना चाहिए. इंडिया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है वो इम्प्रूव कर रहा है, बट ड्रॉप आउट रेट्स एंड स्किल मिसमैच अभी भी परसिस्ट करते हैं. हेल्थ आउटकम्स की बात करें तो इंडिकेटर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी हो गई या एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया, दे आर द रियल रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. जीडीपी ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब लोग हेल्दी हो, प्रोडक्टिव हो और ज्यादा जिंदा रहे. India's progress in Ayushman Bharat and Mission Indradhanush is very commendable, but it still lags behind the global averages. If we talk about income distribution, measures like Gini coefficient, poverty rate, middle class size, etc., shows how equally the economic pie is shared. The country with 10 lakh crore GDP but with 90% wealth with top 1% is not truly developed. अब यही डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब सबको प्रोपोर्शनेट भागीदारी मिलेगी इस ग्रोथ में. इफ वी टॉक अबाउट सोशल इंक्लूजन, तो सोशल इंक्लूजन का जेंडर इक्वालिटी एक्सेस हो गया हर कम्युनिटी को, माइनॉरिटी राइट्स में, ये सब डेवलपमेंट्स की सोल इंडिकेटर्स होते हैं. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है तो वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इल्यूशन बन जाएगा हमारे लिए. तो हमारे लिए एज अ यूपीएससी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स टेक अवे ये है कि जीडीपी इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट नहीं है. Real development is when citizens have dignity, they have equality, they have health and opportunity, not just rising numbers in a Excel sheet. So this is where vision meets caution. जब एक देश सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर फोकस करता है और बाकी इंडिकेटर्स को इग्नोर करेगा तो डेवलपमेंट का फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा. तो हमें इस इम्प्लीकेशंस को, जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है जीडीपी ऑब्सेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. अब जो स्टार्ट करते हैं मिसगाइडेड पॉलिसी गोल से. व्हेन गवर्नमेंट फोकसेस ओनली ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्सपेंशन दे टेंड टू मिस द ग्रासरूट प्रायोरिटीज, जैसे कि बिल्डिंग एक्सप्रेस हाईवेज बट इग्नोरिंग रूरल कनेक्टिविटी. ये एक एग्जांपल हो गया. या अनाउंसिंग जीडीपी फिगर्स बट इग्नोरिंग द जॉबलेस ग्रोथ. So this are the, ये जो मॉडल है वो लीड करते हैं स्टैटिस्टिकल सक्सेस को. सोशली हम लोग फेल्ड है. निग्लेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जैसे एमजी नरेगा हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, SC ST के लिए एजुकेशन एक्सेस हो गया. तो
is often under prioritized in GDP centric narratives. अब ये नैरेटिव जो है पॉवर्टी का को सिर्फ इकोनॉमिक मेट्रिक बना देता है, इंसानी समस्या नहीं समझता इसको। इसीलिए ग्रासरूट्स डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये हमेशा से अंडरमाइन रहा है। Countries that ignore education and healthcare is pursuit of GDP growth suffer later. No nation becomes a superpower with an undernourished, unskilled population. Or India should definitely boost public health infrastructure, skilling initiatives and research capacities. तभी एक long-term prosperity हम sustainable बना सकते हैं. If we talk about the multi-dimensional assessment, तो अब India must adopt a broader indicators जैसे Human Development Index हो गया या Multi-dimensional Poverty Index हो गया। ये जो होते हैं जीडीपी नंबर से ना तो देश के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, ना ही इंटरनेशनल कंपैरिजन फेयर बनेगा। तो जीडीपी एक जरूरी इंडिकेटर है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताएगा किसी भी कंट्री की। तो अगर भारत को ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनना है तो मानव विकास, सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव ग्रोथ पे उतना ही फोकस चाहिए जितना हम जीडीपी पे करते हैं। आज के सेशन में हमने 3 बड़ी थीम्स को समझा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम पर इंस्टीट्यूशनल एंड आइडियोलॉजिकल प्रेशर है, देखा कि डिजिटल एसेट्स जो होते हैं उनका, जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गया, उनका रेगुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया के जो ग्लोबल राइज होती है फ्रॉम एनुअल पार्टनरशिप टू जीडीपी रैंकिंग्स और उसके पीछे के असली इंडिकेटर्स। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री डिप्लोमेसी या डिजिटल इनोवेशन, सबका असली वैल्यू तभी होता है जब वो इंक्लूसिव हो, पीपल सेंट्रिक हो और सस्टेनेबल हो। इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने के लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, स्ट्रेटेजी, नैतिकता और न्याय को भी दिखाना होगा। Whether it's safeguarding our universities from politicization, ensuring that crypto doesn't outspace regulation, or turning GDP growth into real development, ये important होता है। हम तुम्हारे जैसे एस्पायरेंट्स होते हैं, like you must think like policy makers, not just memorize the facts। ये पूरा डिस्कशन GS2 GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थीम डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यू बी प्लीज टेक द सिलेबस व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप वीडियो के नीचे दिए पीडीएफ लिंक से भी सभी टॉपिक के नोट्स, क्वेश्चंस और इन्फोग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर रिवाइज कीजिए बिफोर द नेक्स्ट डे। अब ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये एक विजन का टेस्ट होता है। एंड इफ योर विजन इंक्लूड्स क्लैरिटी, डेप्थ एंड बैलेंस, तो आप तो पहले से ही अहेड हैं। लेट्स मीट टुमारो अगेन फॉर आवर नेक्स्ट सेशन, नए इश्यूज के साथ, नए पर्सपेक्टिव्स के साथ। टिल देन, keep learning, keep questioning and keep believing. This is Supriya signing off. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.